नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में समय दर समय जो संशोधन हुए हैं, संशोधन होने के बाद कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, कब कब जोड़ी गई है और उन उससे संबंधित जो बातें हैं उसको हम लोग विस्तृत रूप से दोस्तों जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कड़ी में पहला प्रथम अनुसूची। ये हम क्या किए हैं, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखे हैं ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। लेकिन आपको ये जानना भी होगा कि जो संक्षिप्त में लिखी गई बातें हैं तो वो बातें किन किन संवैधानिक पदों के लिए या किन किन व्यक्तियों के लिए ये लागू होती है, ये आपको विस्तृत रूप से जानना है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं पहली अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची है दोस्तों आपका, इसमें कहा गया है कि जो भारत है प्रथम अनुसूची में वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब इसमें आपको भारतीय राज्य और जो भारत में यूटी हैं, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में कहा गया है। तो प्रथम अनुसूची में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची किसके बारे में है, तो भारतीय राज्य और संघ के बारे में दोस्तों। तो याद हो गया पहली अनुसूची भारतीय राज्य और संघ के बारे में। आगे आते हैं हम लोग अगली अनुसूची, जो द्वितीय अनुसूची है, दूसरी अनुसूची। इसमें किसके बारे में बात किया गया है, तो वेतन के बारे में। तो किसके वेतन के बारे में, तो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके वेतन के बारे में। मतलब कि जो संवैधानिक पद हैं हमारे संविधान के अनुसार उनके वेतन के बारे में। तो संवैधानिक पद में कौन कौन आएंगे, तो हमारे राष्ट्रपति हो गए, उनके वेतन के बारे में। वहीं आ जाएंगे फिर आपके उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में दोस्तों। उसके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो आपके स्पीकर हैं उनके बारे में। फिर वाइस स्पीकर मतलब कि जिनको उपाध्यक्ष बोलते हैं उनके बारे में भी है। फिर आपके राज्यसभा में जो सभापति हैं उनके वेतन के बारे में। फिर उपसभापति उनके वेतन के बारे में। जो राज्यसभा में सभापति हैं और उपसभापति हैं उनके वेतन के बारे में। फिर राज्य विधान परिषद में सभापति और उपसभापति हैं उनके वेतन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके बारे में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके बारे में। और एक और याद रखिएगा, जो कैग है, क्या कैग, जिसको हम लोग सीएजी, जो आपका आर्टिकल कैग मतलब कि जिनको हम कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया दोस्तों। तो इन सभी के वेतन के बारे में आपका द्वितीय अनुसूची में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, द्वितीय अनुसूची की अगर बात करें तो वेतन के बारे में, तो किन के वेतन के बारे में है, जो संवैधानिक पद हैं, जो संवैधानिक पद पर आसीन है उनके वेतन के बारे में। तो कौन कौन, तो ऊपर से याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर लोकसभा में आइएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर राज्यसभा में आइएगा तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। फिर आ जाइए हम लोग राज्य में आ जाते हैं, तो राज्य में आएंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर विधान अलग अलग राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। फिर हम आते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके वेतन के बारे में। फिर आते हैं हम लोग कैग के बारे में, तो कैग मतलब कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनके वेतन के बारे में दोस्तों अनुसूची जो द्वितीय है उसमें बात किया गया है। तो इतना याद रखिएगा किनके वेतन के बारे में बात की गई है। अब तृतीय अनुसूची में आते हैं। तृतीय अनुसूची किनके बारे में, तो शपथ के बारे में। किसके बारे में है, शपथ के बारे में। तो कौन कौन शपथ, किनके 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 शपथ के बारे में बात किया गया है, तो याद रखिएगा, तो संघ के जो मंत्री हैं उनके शपथ के बारे में। संघ के मंत्री उनके बारे में। पूरी तरह से आप याद रखिएगा, जो राज्य के मंत्री हैं, जो राज्यों में जो मंत्री हैं उनके बारे में। संघ के मंत्री हो गए, राज्य के मंत्री हो गए। फिर जो संसद के सदस्य हैं, संसद के आपके सदस्य हैं उनके बारे में, जो संसद के सदस्य हैं। उसी प्रकार आपके जो विधानमंडल के सदस्य हैं, राज्य में जो विधानमंडल होता है उनके जो सदस्य हैं उनके शपथ के बारे में, विधानमंडल के सदस्य के बारे में, उसके बारे में। फिर उसके बाद आपका जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके शपथ के बारे में। फिर आपके जो कैग हैं, मतलब वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ के बारे में। तो इन सभी के शपथ के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है, तो
तृतीय अनुसूची में किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति मतलब जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके शपथ, राष्ट्रपति और कौन, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, बल्कि इनके शपथ का उल्लेख, अगर राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख करें तो आपका आर्टिकल जो 60 है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो 60 है इसमें उल्लेख किया गया राष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल कितना आ जाएगा, 159 में क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में किया गया है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। किनका किनका किया गया है, तो संघ के मंत्री का, राज्य के मंत्री का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, कैग हो गए, संसद के सदस्य हो गए, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके बारे में ये सब इसमें उल्लेख किया गया दोस्तों। तो आगे आते हैं तो चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में, किसके बारे में है, तो राज्यसभा में कैसे सीट बंटवारा होगा। राज्यसभा का जो सीट है 250 हमारे भारत में, तो वहाँ पर क्या किया गया है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। मतलब जहाँ की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहाँ पर क्या किया गया है, राज्यसभा की सीटें ज़्यादा है, और जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर राज्यसभा की सीटें कम है। तो चौथी अनुसूची जब भी आपकी बात करें तो याद रखिएगा राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची है वो SC ST मतलब कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में क्या किया गया, पांचवी अनुसूची में उल्लेख किया गया दोस्तों। हमारे भारत में जो ST SC वर्ग के लोग हैं उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, तो पांचवी अनुसूची में दोस्तों किया गया है। तो याद रखिएगा ST SC के लिए कौन सा है, तो पांचवी अनुसूची है। आगे आते हैं आपका जो छठा अनुसूची है, क्या दोस्तों, छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची दोस्तों याद रखिएगा ये भी क्या है, तो ये भी आपका जनजाति के लिए ही है, लेकिन जनजाति कौन से राज्य के थे, इसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया दोस्तों, जिसको हम लोग AMTM के नाम से याद रखेंगे। छठी अनुसूची किसके लिए है, तो जनजाति के लिए है, लेकिन कौन सी जनजाति, किस राज्य की जनजाति, तो AMTM मतलब कि A से हो गया असम, M से हो गया मेघालय, T से त्रिपुरा और M से हो गया मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 2-3 बार बोलिएगा आपको याद आ जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो छठी अनुसूची में इन राज्यों का उल्लेख किया गया है, किसके लिए, तो यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, जनजातीय मतलब वहाँ जैसे पांचवी अनुसूची में प्रशासन नियंत्रण के बारे में है, तो यहाँ भी क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। अभी तक हम छठी अनुसूची के बारे में जान गए। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और जो राज्य हैं मतलब संघ और राज्य उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा कहने का दोस्तों इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 3 सूची बनाई गई है। 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके अंतर्गत, इसके लिए 3 सूची बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कौन से विषय होंगे जिस पर संघ सरकार कानून बनाएगी, कौन कौन से विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन कौन से विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकती है। लेकिन जब दोनों में मतभेद होता है तो जो संघ द्वारा बनाया कानून है वही क्या होगा, मान्य होगा दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग क्या है, पहला देखते हैं संघ सूची। तो संघ सूची बता दिए दोस्तों वे विषय है जिस पर संघ सरकार कानून बनाती है, जिस पर संघ कानून बनाती है वो क्या कहलाती है, संघ सूची। इसमें आपके कौन कौन से विषय आते हैं, तो विदेशी मामले, जो भी विदेशी मामले होंगे वो आएंगे, युद्ध, शांति, रेल, डाक, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब जितने हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो सब संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लें तो हमारे भारत के जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 मतलब कि 97 थे दोस्तों। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, ये जो भी लिखे हम लोग ये वर्तमान का है, क्या है ये, वर्तमान का है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अभी संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। संघ मतलब जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है दोस्तों। आगे आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में वैसे विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें कुछ विषय हैं, कौन कौन से हैं, जैसे पुलिस हो गया आपका, जेल हो गया, कृषि हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं विषय हैं इस पर राज्य सरकार क्या करती है, कानून बनाती है।
जो मूल संविधान था दोस्तों, तो मूल संविधान में राष्ट्र सूची में कितने विषय थे? तो आपके 66 विषय थे, याद रखिएगा। लेकिन भिन्न अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, राष्ट्र सूची के कुछ विषय को निकाल करके संवर्ती सूची में डाल दिया गया दोस्तों। तभी वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में भी 61 विषय हैं दोस्तों। राष्ट्र सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। आगे आते हैं हम लोग संवर्ती सूची में। तो संवर्ती सूची बता दिए वैसे विषय जिस पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो मतभेद की स्थिति में किसका कानून मान्य होगा? तो संघ सरकार द्वारा कानून बनाया गया कानून मान्य होगा। इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो दीवानी फौजदारी जो मामले वो कानून होते हैं वो, विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, वन हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब आपके संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में संवर्ती सूची में दोस्तों 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 52 मतलब कि 52 विषय हैं दोस्तों। ये तो हम लोग देख लिए 7वीं अनुसूची में। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्ति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अवशिष्ट विषय बोलिए या अवशिष्ट शक्ति। तो हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्ति के बारे में बात किया गया है, किसके बारे में? अवशिष्ट। तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, जो मतलब कहने का मतलब जो इन तीनों सूची में नहीं आती है, तो उस पर अगर बात करेगा तो उस पर वो किसके अधिकार में है? तो वो आपके संघ के अधिकार में। किसके अधिकार में है? संघ के अधिकार। मतलब उस पर कौन कानून बनाएगा? तो संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो कानून बनाएगी। अगर अवशिष्ट शक्तियों की बात करें कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताए थे कौन देश? तो कनाडा। कनाडा जो देश है उस देश के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का बारे में जो विषय है वो लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, ये 7वीं अनुसूची समझ गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसके लिए 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची की बात करें पहले कितने थे? 66, अभी 61 हो गए हैं। और संवर्ती सूची में दोस्तों पहले कितने थे? पहले आपके 47 थे, वर्तमान में 52 हो गए। आगे आते हैं दोस्तों, अगली बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? तो 8वीं अनुसूची के बारे में। आइए देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा के बारे में किया गया है। संवैधानिक भाषाएं हैं उसके बारे में उल्लेख किस में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आपको हम दोस्तों बताते चले, जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितने भाषाओं का? 14 भाषाओं का। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। लेकिन हम बताएं कि आगे जब समय दर समय क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होता है, और संशोधन के फलस्वरूप ही समय दर समय क्या होता है, उसमें जो ज़रूरत के अनुसार नई नई भाषाओं को जोड़ा जाता है दोस्तों। तो पहली जो भाषा जुड़ी थी, मतलब जिसको हम 15वीं भाषा बोल सकते हैं, वो 1967 मतलब 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में एक नई भाषा जोड़ी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? सिंधी। अगर आपसे बोले कि जो भारतीय संविधान की 15वीं भाषा कौन है, तो सिंधी। इसको कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में दोस्तों। तो इस तरह से कितने हो गए? 15 हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1992 में क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है। 71वां संविधान संशोधन में क्या होता है? 3 भाषा जोड़ा जाता है। 3 भाषा, जिसको हम लोग याद रखने के लिए नमक बोल सकते हैं। नमक मतलब दोस्तों, न से हो गया आपका नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, और क से हो गया कोंकणी दोस्तों। तो नमक से आप याद रखिएगा। जो 3 और भाषाएं जोड़ी गई, तो पहले 14, फिर एक 15, फिर 3 18 दोस्तों। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके लिए कितने भाषा जोड़े गए? 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो इसको हम लोग नमक से याद रखते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है? तो आपका 2003 में फिर क्या होता है? 92वां संविधान संशोधन। कितना? 92वां संविधान संशोधन। 92 कैसे याद रखिएगा? देखिए 21 इधर 71 इधर, दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका? 92 आ जाएगा दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 2003 में ही होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? तो इसमें संविधान में 4 और भाषाएं जोड़ी जाती है। इसमें कितना जोड़ा गया? तो इसमें 4 भाषा और जोड़ा गया। कौन कौन भाषा? तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली हमारे बिहार की भाषा है दोस्तों, संथाली झारखंड की, डोगरी आपको जम्मू कश्मीर, और बोडो हो गया आपका असम में बोला जाता है दोस्तों। बोडो बोलेगा तो असम में ये भाषा बोला जाता है। तो 4 भाषाएं कब जुड़ गई? तो 2003 में 13वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अनुसार हमारे संविधान में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। तो इस तरह से कितने भाषा हो गए? तो इस तरह से आपके कुल 22 भाषा। कितने हो गए दोस्तों? 22 भाषा। मूल संविधान में बता दिए थे कितना? 14। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक और जुड़ा, कितना हो गया? 15।
फिर 92वां संविधान सॉरी 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कितने भाषा जोड़ा गया, नमक 3 भाषा जोड़ा गया। और 2003 में आपका 93वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कितने भाषा जोड़े गए हैं, तो इसमें आपका 4 जोड़े गए हैं। तो बताए थे ये जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 14 था, फिर 1, फिर 3, फिर 4, इस तरह से क्या है कुल मिला करके वर्तमान में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। अगर 22 भाषाओं का अगर याद रखना है आपको तो सुन लीजिए, हम बता देते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो असम हो गया, असमिया हो गया, बंगला हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत हो गया, संथाली हो गया, सिंधी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया। इसमें अंग्रेजी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ना अंग्रेजी है ना राजस्थानी है, कभी कभी पूछता है, और ना ही भोजपुरी है। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है आपसे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। ना ही भोजपुरी है, ना ही आपकी राजस्थानी है, और ना ही आपका अंग्रेजी है दोस्तों। याद रखिए, सब संवैधानिक भाषा नहीं है। संवैधानिक भाषा कितने हैं, तो 22 है दोस्तों। तो आगे आते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। ये जितनी भी अनुसूची देखी, ये मूल संविधान की अनुसूची थी। क्या थी ये, मूल संविधान की अनुसूची। अब आते हैं क्या कि बताएं कि विभिन्न समय दर समय संविधान संशोधन होते हैं, और आवश्यकता अनुसार क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई जाती है दोस्तों। तो जो पहली अनुसूची मतलब जो जोड़ी गई 8वीं अनुसूची के बाद, वो कौन सी थी, तो वो 9वीं अनुसूची थी दोस्तों। क्या थी, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तो 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों आपका भूमि सुधार के बारे में, किसके बारे में किया गया है, भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण के बारे में। ठीक है, यही 9वीं अनुसूची है। इसी के लिए हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन होता है कब, 1951 में। अगर बोलेगा कि पहला संविधान संशोधन भारत में कब होता है, भारतीय संविधान में, तो 1951 में होता है। इसमें क्या किया जाता है, भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा जाता है दोस्तों। अब ये भूमि सुधार अधिनियम क्या है दोस्तों, ताकि हम इसको समझते हैं। तो इसमें कहा गया था कि जो 9वीं अनुसूची के बारे में संशोधन के द्वारा कि जमींदारी प्रथा है उसको क्या किया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। किसको समाप्त कर दिया जाएगा, जमींदारी प्रथा को। जमींदारी जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और जो कृषि संबंधित कानून है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें सुधार किया, मतलब किसानों की रक्षा के लिए क्या किया जाएगा, कुछ कानून बनाए जाएंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये भी कहा गया था इसमें क्या, 9वीं अनुसूची में, इसमें जो भी विषय रखे जाएंगे, मतलब कि जो 9वीं अनुसूची था उसमें जो भी विषय रखे जाएंगे वो क्या होंगे, उस विषय को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब इस विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। जब ये संशोधन हुआ था पहला, तो उस समय इसमें दोस्तों 13 विषय थे। कितने विषय थे, 13 विषय को रखा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो इसमें कितने हैं, तो आपके 284 अधिनियम हो गए हैं दोस्तों। लेकिन किंतु इसमें क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1981 में, 1981 में क्या होता है, एक आता है मामला वामन राव मामला आता है दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में विषय हैं, ठीक है, उसकी भी क्या किया जाएगी, उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। वो भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं होगा, किंतु इसका एक दायरा दिया गया। दायरा क्या दिया गया कि 1973 के बाद, 1973 मतलब जो आपका केशवानंद भारती केस आया था, मतलब केशवानंद भारती केस के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। 1973 से पहले जो भी विषय इसमें रखा गया था उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका न्यायिक समीक्षा होगा। तो ये याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची किसके बारे में है, तो भूमि अधिग्रहण, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। मूल इसमें जब जोड़ा गया था उसमें 13 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 284 है। ये कब जोड़ा गया था, तो आपका 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें 13 विषय रखे गए थे, लेकिन वर्तमान 284 हैं। और ये भी जानिएगा, वामन राव मामला में क्या आया था, वामन राव मामला जो 1981 में आया था, उसमें कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में 1973 से पहले जो भी विषय हैं उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जो भी विषय जोड़े गए हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है दोस्तों। ये याद रखिएगा 9वीं अनुसूची के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें दल बदल का उल्लेख किया गया है।
किसका उल्लेख किया गया है? दल बदल का उल्लेख किया गया है। ये दल बदल कानून कब आता है? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जुड़ जाती है जिसका नाम है 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची दल बदल को लेकर के था। क्या होता था दोस्तों कि 1960-70 के दशक में हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जो भी राजनीतिक दल के सदस्य होते थे वो थोड़े थोड़े समय के बाद क्या करते थे, अपने लाभ को देख करके एक दल से दूसरे दल में क्या होते थे, तुरंत चले जाते थे, जिससे क्या होती थी, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी। जिसको लेकर के राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई सांसद, ठीक है, अगर कोई सांसद अपना दल बदलता है, अपना क्या करता है, दल बदलता है, तो क्या होगा, यो आयोग घोषित किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, आयोग घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए 1985 में क्या बना था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो दल बदल कानून बोलेगा कब पारित किया गया था, तो लागू करने की बात करेगा तो उसका डेट याद रखिएगा, बस 1985 नहीं, ये डेट कब है, तो ये 15 फरवरी 1985 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था दोस्तों। 1985 में तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन बोलेगा दल बदल कानून कब लागू किया गया था, तो 15 फरवरी 1985 को लागू किया गया था दोस्तों। 10वीं अनुसूची याद हो गई। चलिए हम लोग आगे आते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, किसके बारे में है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती व्यवस्था को लेकर के हमारे भारतीय संविधान में 1992 में, ये हम तो लिखे लागू होने का तिथि लिखे हैं, 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायतों को त्रिस्तरीय, कितनी, त्रिस्तरीय, ये भी याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। और इसमें कुल 29 विषय का उल्लेख किया जाता है, मतलब पंचायतों के पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय दिए गए। ये आपका कब लागू होता है, तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 में क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन लागू किया जाता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, याद रखिएगा, बोलेगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो इसी दिन लागू हुआ था दोस्तों। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान गए। अब आते हैं हम लोग 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची ये आपका नगरीय स्वशासन के बारे में, जैसे गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत है दोस्तों, उसी तरह से शहरीय क्षेत्रों में क्या है, नगरीय क्षेत्र में नगरीय स्वशासन या नगर पालिका के बारे में किया गया है। इसमें कुल आपके 18 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए, 18। इसको भी 1993 में ही लागू किया जाता है। ये दोनों जो होता है ये आपका 1992 में ही संविधान संशोधन होता है, लेकिन इसको लागू आपका क्या किया जाता है, 93 में किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है, संविधान में जोड़ा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये दोनों, हम ये अगर इसकी बात करें, अगर बोलेगा संविधान में कब संशोधन हुआ था, तो ये 1992 में ही हुआ था, लेकिन लागू करने की बात करेगा तो 1993 में हुआ था। 11वीं, 73वां और 12वीं जो था 74वां संविधान संशोधन दोस्तों। तो दोस्तों यही था 12 अनुसूचियाँ, 8 मूल संविधान की और 4 जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर जो चलिए दोस्तों एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं। तो हम लोग रिवीजन करते हैं। पहले अनुसूची में बताए थे संघ एवं राज्य के बारे में, संघ एवं राज्य के बारे में। दूसरा बताया था किसके बारे में, वेतन के बारे में। तीसरा आपका किसके बारे में बताए थे तो शपथ के बारे में। चौथा राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में बताए थे। पांचवा SC ST के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताए थे। जो छठा था वो AM TM के बारे में बताए थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बताए थे। सातवां संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उसके बारे में, जिसके लिए 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोस्तों। आठवां भाषा के बारे में बताए थे, बोले थे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर समय दर समय क्या हुआ था, आपका संशोधन करने के फलस्वरूप 8 भाषाएं और जुड़ी गई थी, तो कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषा है। नौवा बताए थे, नौवा भूमि अधिग्रहण के बारे में बताए थे कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो भूमि अधिग्रहण के लिए ही दोस्तों हुआ था, जिसमें मूल संविधान में जब 1951 में संशोधन हुआ था उसमें 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 284 विषय हैं दोस्तों। फिर 10वां बताएं दल बदल के लिए था, जो 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। और 11वीं अनुसूची है दोस्तों, वो आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। और 12वां भी आपका है
74वां ये 73वां हो गया दोस्तों। ये 74वां संविधान संशोधन होता है आपका 1992 में, और 93 में लागू होता है। ये आपका नगरीय स्वशासन या नगर पालिका के बारे में है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिए, मतलब कि 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। अगर कुछ इसमें त्रुटि है दोस्तों, या कुछ इसमें संशोधन करना है आगे की वीडियो में, तो हमें बता दीजिएगा दोस्तों। अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।